हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे संघर्ष का संगठनकारी पक्ष। तो आइए जानते हैं कि लेविस कोजर ने संघर्ष का संगठनकारी पक्ष क्या दिया है। सामाजिक संघर्ष की भूमिका विघटनकारी ही नहीं बल्कि संगठनकारी भी होती है। अगर दो देशों में युद्ध छिड़ जाए तो दोनों ही अपने आंतरिक भेदभाव भुलाकर एकजुट हो जाते हैं। फिर संघर्ष की कीमत भी चुकानी पड़ती है। अगर संघर्ष के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती है तो कुछ कम पर ही समझौता कर लेना उचित होता है। आज की जो सरकारें हैं अत्यधिक संगठित होती हैं और हिंसात्मक संघर्ष को कहीं अधिक हिंसा से दबाती हैं। अतः संघर्ष करने वालों को संघर्ष के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती है। आज के जनतांत्रिक समाज में समझौता, वार्ता और अदालती कार्रवाई के इतने अधिक विकल्प खुले हुए हैं कि संघर्ष हिंसात्मक मूलक नहीं हो पाता। कम हिंसात्मक मूलक संघर्ष से सामाजिक एकता बढ़ती है। कोजर ने प्रकार्यवाद की आलोचना करते हुए कहा कि संघर्ष को समाज का रोग समझना भूल है और संघर्ष को समाज के अध्ययन में उचित स्थान न देना यथार्थ से मुंह मोड़ना है। सामाजिक संघर्ष के स्वीकार मूलक पक्ष की अच्छी विवेचना करते हुए कोजर ने संघर्ष के संगठनात्मक और समायोजनात्मक प्रकारों की भूमिका पर प्रकाश डाला है। कोजर समाज को शरीर संगठन के समान मानता है। शरीर के किसी अंग में दर्द का होना शरीर में खराबी का सूचक है। दर्द दूर करने से शरीर स्वस्थ हो जाएगा। समाज के शरीर में संघर्ष भी दर्द के समान है। संघर्ष के सुलझने से समाज पुनर्संगठित होता है। कोजर के अनुसार विभिन्न अंगों से जुड़ा हुआ समाज एक व्यवस्था है। दूसरा है विभिन्न अंगों में तनाव और हितों का टकराव होता रहता है, अतः समाज व्यवस्था असंतुलन की अवस्था में रहती है। तीसरा है तनाव, टकराव और असंतुलन के कारण व्यवस्था तितर बितर होती है मगर संगठित भी होती है। संघर्ष द्वारा व्यवस्था मजबूत होती है और कुशलतापूर्वक परिवेश से समायोजित होती रहती है। कोजर ने ठीक ही कहा है कि समाज व्यवस्था में लचीलापन जितना अधिक होगा, संघर्ष द्वारा व्यवस्था उतनी ही अधिक समायोजित होती रहेगी। संघर्ष के माध्यम से कोजर समाज व्यवस्था के विश्लेषण का सिद्धांत प्रेषित करता है। समाज विज्ञान में संघर्ष और संगठन के संबंध पर ध्यान नहीं दिया जा गया है। डेहनडॉर्फ के अनुसार संघर्ष हितों के टकराव से उत्पन्न होता है। इसके विपरीत कोजर का मत है कि शिकायतों की सुनवाई के विकल्पों के बंद होने से संघर्ष होता है। दुर्लभ साधनों के वितरण को जब चुनौती दी जाती है तो प्रश्न न्याय संगत या औरस होने का उठाया जाता है। अमीर महलों में रहें और गरीब सड़कों पर एड़ियां रगड़ते रहें, इसका औचित्य क्या है? कोजर की स्थापनाएं निम्नलिखित हैं। पहला है दुर्लभ साधनों के वर्तमान वितरण से जितनी अधिक मात्रा में लोग असंतुष्ट होंगे, संघर्ष के छिड़ने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। दूसरा है परिवेदना निवारण के मार्ग जितने कम और कठिन होंगे, दुर्लभ साधनों के वर्तमान वितरण की औरसता को उतनी ही अधिक चुनौती दी जाएगी। तीसरा है साधन संपन्न व विशेष सुविधा प्राप्त समूहों में भर्ती होने के अवसर जितने ही कम होंगे, उतनी ही अधिक अवसर को वापस लेने की प्रवृत्ति होगी। अर्थात
सामाजिक गतिशीलता जितनी कम होगी और सत्ता को चुनौती उतनी ही अधिक होगी। कोजर यह स्वीकार करते हैं कि हितों के टकराव से संघर्ष होता है, मगर जब तक संबंधों की और सत्ता बनी रहती है, टकराव के बाद भी संघर्ष नहीं छिड़ता। संघर्ष तभी छिड़ता है जब घटना के संबंध में प्रश्न न्याय संगतता को उठाया जाता है। न्याय संगत न प्रतीत होने पर जो पक्ष व्यवस्थित होता है वह संघर्ष पर आमादा होता है, मगर और सत्ता की वापसी के बाद भी संघर्ष नहीं होता है जब तक कि भावनाएं जागृत नहीं होती हैं। कोजर ने संघर्ष की गहनता की विवेचना की है। संघर्ष के मुद्दे के प्रति भावनात्मक लगाव जितना अधिक होगा, संघर्ष भी उतना ही तीव्र होगा। जहां संबंध जितने अधिक घनिष्ठ होंगे, मतभेद होने पर संघर्ष भी इतना ही तीव्र होगा। गहरे मित्रों और भाइयों में जब संघर्ष होता है तो बहुत ही तीव्र होता है। संबंध जितने ही दूर के होते हैं, संघर्ष उतना ही हल्का होता है। जिन संघर्षरत समूहों में सैद्धांतिक एकता जितनी अधिक होगी, वे उतनी ही अधिक तीव्रता से संघर्ष करेंगे। संगठित समूहों के नेता भी अपने समूह पर अधिक अधिकार रखते हैं। इसके विपरीत अगर मांगे यथार्थपरक है तो संघर्ष हल्का होगा। संघर्ष के प्रकार कोजर के अनुसार वह संघर्ष अच्छा है जिससे संघर्ष समाज व्यवस्था का संगठन और समायोजन बढ़ता है। वह संघर्ष खराब है जिससे समाज व्यवस्था में विघटन और असमायोजन उत्पन्न होता है। जिस संघर्ष से सामाजिक व्यवस्था में संगठन बढ़ता है, उस संघर्ष को कोजर प्रकार्यात्मक कहता है। संघर्ष जितना ही कम कठोर होता है, उतनी ही अधिक नई नई बातें संघर्ष के कारण उत्पन्न होते हैं। पहला है, एक लचीली समाज व्यवस्था में संघर्ष तीव्र नहीं होता है और समायोजन बढ़ता है। दूसरा है, समाज व्यवस्था के अंग एक दूसरे पर जितना अधिक निर्भर करते हैं, संघर्ष उतना ही कम तीव्र होता है, क्योंकि सभी अंग एक दूसरे पे आश्रित होते हैं और दबाव डालकर संघर्ष को सीमित रखते हैं। तीसरा है, संघर्षरत लोगों में अगर प्राथमिक संबंध घनिष्ठ होते हैं और संघर्ष मध्यम होता है तो दिल का गुब्बार निकल जाने के बाद रिश्ते और अधिक भी मधुर हो जाते हैं। कोजर ने उन दशाओं का उल्लेख किया जिनमें संघर्ष कम हिंसात्मक होता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें संघर्ष विसारित होता है। अगर संघर्ष के उद्देश्य यथार्थपरक हैं तो संघर्ष अधिक हिंसात्मक नहीं होगा, क्योंकि लोग समझते हैं यथार्थ रूप में क्या संभव है और क्या असंभव है। इसके विपरीत यथार्थपूर्ण उद्देश्यों को लेकर उठने वाला संघर्ष अधिक हिंसात्मक होता है। जो समाज व्यवस्था जितनी कठोर होती है, उसमें संघर्ष उतना ही तीव्र और हिंसात्मक होता है। कठोर समाज व्यवस्था में संघर्ष भी यथार्थपूर्ण होते हैं। अगर संघर्ष चलाने वाले नेता यह देखते हैं कि संघर्ष की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, तो या तो पीछे हटते हैं या संघर्ष को विसारित करना चाहते हैं। जब संघर्षरत दोनों पक्ष बराबर बराबर शक्ति रहते हैं तो हिंसा कम होता है। कोजर के संघर्ष के सिद्धांत को और सत्ता को चुनौती, भावनाओं का भड़कना, हिंसा की गहनता और संघर्ष की अवधि, ऐसी अवधारणाओं द्वारा समझा जा सकता है। कुल मिलाकर कोजर का सिद्धांत बहुत अस्पष्ट नहीं है। बच्चों, यदि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब
शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।